फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेट्स लर्न विद पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी, फिनोमिनन तक। इस वीडियो के अंतर्गत हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवेज वॉज मेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये लगभग मिड 19 की बात है, के आसपास की बात है कि जब इनहेरिटेंस की अंडरस्टैंडिंग को समझा गया। ग्रीगर मेंडल कंडक्टिंग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years। तो ये ग्रीगर मेंडल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 7 सालों तक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। किसके ऊपर किया? गार्डन पी के ऊपर किया, जिसको हम पाइसम सैटिवम कहते हैं। और ये 7 years के लिए किया गया, 1856 से लेके 1863 तक। इज दैट क्लियर? एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस रही थी, तो फाइनली उन्होंने इनहेरिटेंस के लिए, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स, उन्होंने क्या दिए? कुछ लॉज दिए। क्लियर? तो चलिए, ड्यूरिंग मेंडल्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, it was for the first time that the statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in the biology। देखिए, तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक्स का इस्तेमाल किया गया, किसमें? बायोलॉजी के अंदर। और वो किसने किया? इट वाज द ग्रीगर मेंडल। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब हम किसी एक लार्ज डेटा को हम उसको कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, स्पेशली ए लार्ज नंबर ऑफ डेटा, किसमें? नंबर्स में, उसको हम एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है? अकॉर्डिंग टू द एक सिस्टमेटिक वे में और मैथमेटिकल प्रोसीजर्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में हम कुछ पैटर्न्स या ट्रेंड्स को डिस्कवर करते हैं या हम शो करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, interpretation of data according to systematics and mathematical procedure and rules to discover underlying patterns and trends। तो यहाँ पर क्योंकि जो गार्डन पी प्लांट के ऊपर मेंडल ने अपना वर्क किया था, तो ऐसा तो नहीं था कि हाँ उसने एक ही पी प्लांट लिया, तो उसने काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ पी प्लांट्स उसने लिए, और फिर उसके बाद में अपना एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे पी प्लांट्स पर, और कई सारे जो है करेक्टर्स लेकर, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने जो डेटा है, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको सिस्टमेटिकली ढंग से ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, और उसको फिर क्या किया? उसको शो किया। ठीक है? और यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिकल रूल्स का भी इस्तेमाल किया, लॉजिक्स का इस्तेमाल किया। और ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, जो कि हमें इसी बुक में आगे भी दिया हुआ है। ठीक है? फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उसको क्या मिला था? F2 जनरेशन में TT। तो ये कितना मिला था? 1/4 क्या था? TT प्लस, एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, तो उनको जो रिजल्ट मिला था वो क्या मिला था? 1/4 TT जीनोटाइप जो था, 1/2 T स्मॉल t, एंड देन 1/4 वॉट? स्मॉल t। तो ये जो उनको जीनोटाइप मिला है, ठीक है, इस जीनोटाइप को उन्होंने बायनोमियल एक्सप्रेशन में एक समराइज किया था। ठीक है? जैसे कि A+B का होल स्क्वायर, तो इस फॉर्म में इन्होंने उसको क्या किया था? समराइज किया था शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है? तो ये चीज़ जो है हम आपको आगे चल के बताएंगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिएगा, हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे सैंपल्स लिए, लार्ज सैम्पलिंग साइज था, विच हैव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। और इस वजह से उन्होंने जो भी डेटा कलेक्ट किया उसकी विश्वसनीयता और बढ़ गई। यानी उन्होंने ऐसा नहीं था कि हाँ कुछ पौधों पर ही किया, तो उन्होंने बहुत सारे पौधे इस्तेमाल किए, ठीक है, अलग अलग करेक्टर्स के लिए, गार्डन पी प्लांट्स जो भी है। और इससे कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी उनका रिजल्ट रहा, जो भी इन्फेरेंस रहा, जो भी इनहेरिटेंस के बारे में उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, तो इसकी वजह से और ज़्यादा एक कन्फर्मेशन मिली, क्रेडिबिलिटी मिली। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फरेंस। इन्फरेंस यानी उनका जो भी रिजल्ट था उसका जो कन्फर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ हिज टेस्ट प्लांट्स proved that his results pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas। तो इसके अलावा और क्या हुआ देखिए, इसके अलावा ये हुआ कि उनके जो भी एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने सक्सेसिव जनरेशन्स पर जो उन्होंने क्या कहते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे जो भी उनका रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट से एक बात तो प्रूव हो गई कि हाँ कि जो इनहेरिटेंस के जो जनरल रूल्स हैं वो सही में है, वो कोई ऐसे कुछ ऐसे ही अपने ही उनके आइडियाज़ नहीं थे, वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थे, वो लॉजिकल थे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कोई अप्रमाणित नहीं थे कि हाँ उन्होंने कोई अपना ही कुछ आइडिया दे दिया, ऐसा नहीं था। उन्होंने जो भी लॉज दिए इनहेरिटेंस के वो किसके ऊपर आधारित थे, जो रिजल्ट उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान मिला, जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान लिए, तो उसके आधार पर उन्होंने इस चीज़ को और कंफर्म किया। नेक्स्ट देखिए, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड करेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट that were manifested as two opposing traits, example tall और dwarf plants, येलो और ग्रीन सीड्स। यस, देखिए मेंडल ने क्या किया, उन्होंने जो गार्डन पी प्लांट है यानी पायसम सैटिवम है, ठीक है ना, उसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स को उन्होंने लिस्ट बनाई, ऐसे करेक्टर्स को उन्होंने देखा, पॉइंट आउट किया, जिनके दो अपोजिंग क्या थे, ट्रेट थे। क्लियर। और जैसे कि अगर हम एक करेक्टर ले लेते हैं, सपोज हाइट का, किसका हमने करेक्टर ले लिया, हाइट का ले लिया, तो हाइट के दो एकदम अपोजिट क्या थे, उनके पास में ट्रेट थे, दो गुण थे, क्या था, एक तो टॉल प्लांट, तो टॉल प्लांट अराउंड 6 फीट, कितने 6 फीट का जो है पी प्लांट अवेलेबल था। इसके अलावा और कौन सा था, ड्वार्फ, टॉल का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, ड्वार्फ, तो ड्वार्फ प्लांट, इज दैट क्लियर। तो टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट अराउंड 2 फीट तक का जो पौधा अवेलेबल था। तो इस तरीके से जो करेक्टर्स थे वो मौजूद थे प्लांट्स के अंदर इन टू अपोजिट ट्रेड्स, विद टू अपोजिट ट्रेड्स। ठीक है। अब जैसे और भी एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे येलो और ग्रीन सीड, तो येलो सीड्स भी थे और ग्रीन सीड्स भी थे। तो ये अगर हम करेक्टर क्या हो गया, सीड कलर, सीड कलर, और सीड कलर इस करेक्टर के दो ट्रेट हो गए, क्या, येलो, और दूसरा ट्रेट क्या हो गया, ग्रीन। नेक्स्ट देखिएगा, दिस अलाउड हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। और इसकी वजह से ये जो क्या कहते हैं कंट्रास्टिंग जो करेक्टर्स प्रेजेंट थे, सॉरी जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट थे, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेंडल को एक बेसिक फ्रेमवर्क मिल गया, एक फ्रेम मिल गया, एक ढांचा मिल गया कि हाँ भाई अपने रूल्स को, मतलब ये इस चीज़ को वो सेटअप करने के लिए कि हाँ भाई कि किस तरीके से जो इनहेरिटेंस है वो गवर्न होता है, किस तरीके से इनहेरिटेंस का संचालन होता है, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them। इसके अलावा
ये जो इस तरीके के जो हमें जो ट्रेट देखने को मिले, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, तो इसके अलावा मेंडल के बाद में और भी जो साइंटिस्ट थे उनको भी इसमें कहीं ना कहीं क्या मिली, सहायता मिली, एड मिली एक तरीके से, कि जितने भी दूसरे जो नेचुरल ऑब्जर्वेशंस उनके थे या उनमें जो जटिलताएं थी, उनमें मौजूद जो जटिलताएं थी उनको सॉर्ट आउट करने में। नेक्स्ट देखिएगा, मेंडल्स कंडक्टिंग सॉरी कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, तो मेंडल ने कंडक्ट किया, यानी उन्होंने क्या क्या परफॉर्म किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का मतलब होता है सिंपल, देखिए पॉलिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो नॉर्मली एंथर से यानी स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन नेचुरली जाते हैं, या जैसे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, तो हम सिंपल उसको नेचुरल पॉलिनेशन कह सकते हो आप, या सिंपल पॉलिनेशन कह सकते हो। लेकिन अगर हम यही चीज़ खुद अपने हाथ से करें, ठीक है, कि इसको आप हैंड पॉलिनेशन भी कह सकते हो, आर्टिफिशियल को आप क्या कहोगे, मैनुअल पॉलिनेशन भी कह सकते हो, इसको मैनुअल पॉलिनेशन भी कह सकते हो, आप इसको हैंड पॉलिनेशन भी कह सकते हो, कि हमने अपने हाथों से जो एंथर से क्या लिए, पॉलन ग्रेन लिए और उनको किस पे स्प्रिंकल कर दिया, स्टिग्मा पर। उसके हाँ एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। अब देखिए ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन का मतलब क्या होता है। ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन का मतलब है ऐसे पी प्लांट, ठीक है, ऐसे पी प्लांट जो कि आप ये कह सकते हो कि जो कि हमने प्राप्त किए हैं, दैट हैव बीन जनरेटेड वाया कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन या रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, और वो एंड दे हैव बिकम द होमोजाइगस फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। वो होमोजाइगस हो गए हैं किसी मतलब उनका जीनोटाइप कैसा हो गया है, किसी पर्टिकुलर करैक्टर को लेकर या ट्रेट को लेकर वो प्लांट के अंदर होमोजाइगस जीनोटाइप है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए अगर टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है ये भी हो सकता है, और टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर टॉल प्लांट का जीनोटाइप फॉर सेवरल जनरेशन यही आता है, टी क्या कहते हैं, कैपिटल टी, तो ये कंडीशन हो गई होमोजाइगस की। ठीक है, और अगर ये आती है कंडीशन, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस। तो ये जो अगर हेट्रोजाइगस है तो ये ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट नहीं होगा इस करेक्टर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर क्या है, होमोजाइगस है, तो क्या होगा, इट विल बी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट। ठीक है, बिकॉज इट इज हैविंग फॉर टॉलनेस इट इज होमोजाइगस, टॉलनेस के लिए क्या है, होमोजाइगस है। ओके, नेक्स्ट, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब क्या है, ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन, देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन से मतलब है बहुत सारे पौधे, ठीक है जी, जनरेशन, पौधों की पूरी एक जनरेशन, ठीक है, इज़ वन दैट, वह है हैविंग अंडरगोन कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि यानी ऐसे पौधे, ऐसी पौधों की पूरी जनरेशन या पूरा पौधों की पॉपुलेशन या ग्रुप जो कि हमें प्राप्त हुई है आफ्टर क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस या रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ रिप्रोडक्शन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्लियर, शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस। अब इससे क्या होगा, जब आपस में ही प्लांट्स का क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, तो वो एक स्टेबल, तो उनमें जो करेक्टर्स का इनहेरिटेंस होगा यानी कि ट्रांसफ़र होगा, तो वो क्या होगा, स्थिर होगा, सेम करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे एंड एक्सप्रेस फॉर सेवरल जनरेशंस। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमने क्या लिया, अगर हमें ट्रू ब्रीडिंग प्लांट चाहिए किसके लिए, टॉल के लिए, टॉल ट्रेट के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम दो प्लांट लेंगे, दोनों प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि भाई प्लांट होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। तो इस केस में जब हमने इस तरीके से कराया है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी पौधे मिलेंगे उनका यहाँ पर प्यूनेट स्क्वायर अगर हम बना लें, तो ये टी हो गया और इधर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो टी
फिर उसे कैपिटल टी, ये टी। तो 50% हमें कैसे मिलेंगे, हेट्रोजाइगस, और 50% कैसे मिलेंगे, होमोजाइगस। फिर हम इनका आपस में क्या कराएंगे, जैसे इन दोनों का हमने आपस में करा दिया टी इंटू टी। ठीक है, तो इससे जो मिलेंगे हमें ऑल टॉल मिलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन मिलेगी। तो इस तरीके से हम कई बारी आपस में ही क्या तब तक कराएंगे जब तक कैसी जीनोटाइप ना आ जाए, होमोजाइगस। ठीक है, अब देखिए मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, ठीक है, एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब देखिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल सेलेक्टेड क्या 14 यानी 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, उन्होंने मटर की 14 वेराइटीज़ ली, यानी मटर के पौधे लिए 14 वेराइटीज़ के, अलग अलग वेराइटीज़ के। ठीक है, और उन 14 पौधों के क्या बनाए, जो पौधों की जो वेराइटीज़ थी, 14 तरीके के जो पौधे थे, उनके आपस में क्या बनाए, पेयर बनाए। ठीक है, एज पेयर्स विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर ये क्या, वन करेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। अब उनके पेयर बना लिए, लेकिन अब जैसे पेयर बन गया तो वो पेयर में 2 पौधे हो गए। अब वो दोनों पौधे सिमिलर थे, बिल्कुल एक जैसे थे। ठीक है, करेक्टर्स में दोनों पौधे, लेकिन सिर्फ एक करेक्टर को छोड़ के। ठीक है, चाहे वो करेक्टर कोई भी हो, जैसे सपोज स्टेम हाइट ले लिया, तो उसमें से जैसे एक बार मैं फिर से करा देती हूँ। जैसे एक पौधा सपोज ये है जस्टिमनट, और एक पौधा ये है। ठीक है, ये दोनों पौधे ले लिए हमने, इसकी वैरायटी 1 है, इसकी वैरायटी क्या है, 2 है। ये दोनों पौधे, ये मैं ऐसे कर लेती हूँ यहाँ पर, ये दोनों पौधे एक दूसरे के एकदम समान है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि अलग अलग वैरायटी के हैं। क्यों है, क्योंकि इन दोनों में एक करेक्टर को लेके क्या है, डिफरेंसेस हैं। सपोज इस वाले पौधे के जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, येलो इन कलर, वो कैसे हैं, येलो इन कलर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, इस पौधे के जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, येलो इन कलर। और दूसरा जो पौधा हमने बनाया था, ठीक है, सॉरी देखिए थोड़ा सा वैसे हो गया, इस पौधे के जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, ग्रीन इन कलर। ठीक है, और इस पौधे के जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, येलो इन कलर। ठीक है, तो सीड कलर एक करेक्टर हो गया, और इस करेक्टर की क्या है, 2 रूप, वो भी एकदम ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग हमें मिल गए। तो ये दोनों पौधे सिमिलर हैं, ठीक है, एक जैसे हैं, लेकिन किसको छोड़ के, एक करेक्टर को छोड़कर ये क्या है, बाकी सिमिलर है, एक करेक्टर में ये डिफर करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब क्या आता है, सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और वो कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब क्या होता है, ऐसे ट्रेड, ऐसे गुण जो कि एक दूसरे के अपोजिट हों, जैसे येलो ग्रीन, बड़ा छोटा, पतला मोटा, है ना। सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि उन्होंने कितने करेक्टर्स लिए और उन करेक्टर्स के अपोजिट ट्रेट क्या क्या हैं। तो इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमें अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रही है। जस्ट ए मिनट। हाँ, यहाँ पर करेक्टर्स दिए हुए हैं, डोमिनेट ट्रेट दिया हुआ है, रिसेसिव ट्रेट। देखिए ये जो ट्रेट होंगे, ट्रेट में आपको ये लिखा हुआ है ना, जैसे डोमिनेंट लिखा हुआ है, रिसेसिव लिखा हुआ है, ये किस आधार पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम करेक्टर को समझ लेते हैं। तो उन्होंने जो करेक्टर्स लिए थे, कौन कौन से लिए थे। पहला करेक्टर उन्होंने लिया था सीड शेप का, यानी जो बीज हमें मिलेंगे, मटर के जो दाने मिलेंगे, उनकी शेप कैसी होगी। ठीक है, तो एक पौधा था जिसमें पी प्लांट की एक वैरायटी जिसमें कि जो सीड शेप कैसी थी, राउंड थी, और दूसरी वैरायटी जिसमें कि सीड शेप कैसी थी, रिंकल थी। दूसरा उन्होंने लिया सीड कलर का, ठीक है, यहाँ पर येलो और यहाँ पर ग्रीन। फिर फ्लावर कलर लिया उन्होंने, जो फूलों का कलर था। एक ऐसा पौधा लिया जिसमें क्या था,
वायलेट कलर के फ्लावर आते थे, और इसके अपोजिट ऐसा भी पौधा था जिसमें वाइट कलर के फ्लावर आते थे। उसके बाद में आता है पॉड शेप। पॉड का मतलब यहाँ पर फली से है, जो मटर की फली होती है उसको पॉड कहा गया है। यहाँ पर जो मटर की फली है ये एक्चुअली में क्या होती है, फ्रूट वॉल होती है जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। बट मटर के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है वो पॉड नहीं है, यानी कि इसका ये फ्रूट वॉल नहीं है। इसे तो छिलके को तो हम फेंक देते हैं, फली को तो हमारा जो एडिबल पार्ट होता है वो क्या होता है, सीड होता है। तो पॉड यहाँ पर देखिए फुल दिखाई गई है। फुल से मतलब है एक तरीके से पॉड कैसी है, स्मूथ है। पॉड कैसी है, स्मूथ है, ठीक है, फुल है, विदाउट एनी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है। लेकिन इधर देखिए अब इसका जस्ट अपोजिट ट्रेट क्या है, कंस्ट्रिक्टेड पॉड शेप। पॉड शेप कैसी है, कंस्ट्रिक्टेड है, लाइक दिस, ऐसे कंस्ट्रिक्शंस लिए हुए हैं, कंस्ट्रिक्शंस लिए हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा और इस तरीके से बनाऊँ तो फली का शेप जो है वो कैसा है, लाइक दिस, लाइक दिस, ओके, ऐसे। तो ये कैसी हो गई, कंस्ट्रिक्टेड पॉड। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर दाने होंगे, लाइक दिस सीड्स विल बी हेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉड कलर। अब बात आती है किसकी, पॉड कलर की। तो फली का कलर तो उन्होंने लिया ग्रीन एंड येलो। येलो कलर की फली भी होती है और ग्रीन कलर की, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्लावर पोजीशन। अब यहाँ पर फ्लावर पोजीशन हमें दिखाई गई है कि एक तो होता है क्या, एक्सियल, और दूसरा क्या है, टर्मिनल, ठीक है। अब देखिए एक्सियल और टर्मिनल का हम मतलब समझते हैं। यहाँ पर हम एक्सियल का समझते हैं। एक्सियल का मतलब ये, सपोज दिस इज द प्लांट, ये इस तरीके से करके मैं थोड़ा सा साइड में ले लेती हूँ इसको। सपोज ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट है, दिस इज द प्लांट, ओके ओके। और अगर प्लांट का जो स्टेम है, प्लांट की क्या है, स्टेम है, हमें पता है कि प्लांट की जो स्टेम होती है, स्टेम के ऊपर क्या है, नोड्स, नोड्स, इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, वी नो इट वेरी वेल। अब इन्हीं नोड्स से क्या है, इन्हीं नोड्स पे क्या प्रेजेंट होती है, बड प्रेजेंट होती है, और बड से क्या निकला है, फ्लावर, ठीक है। फ्लावर स्टेम है ये, दिस इज द फ्लावर स्टेम, ओके। और इसके बाद में यहाँ पर ये क्या लगा है, फ्लावर, दिस इज द सपोज फ्लावर। तो यहाँ पर आपने एक बात देखी होगी कि जो फ्लावर है, जो फ्लावर है वो मेन उससे नहीं निकला, ये मेन स्टेम क्या है, मेन स्टेम, दिस इज द मेन स्टेम, ये क्या है, मेन स्टेम है, नहीं मेन स्टेम से नहीं है, जो साइड में स्टेम है उससे क्या है, फ्लावर अराइज हुआ है, ठीक है। टिप पर नहीं है, मेन स्टेम का जो भी है वो टिप पर नहीं है, टर्मिनल पोजीशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से सपोज यहाँ से यहाँ पे फ्लावर हमने बना दिया है, ठीक है, या हमने यहाँ पे फ्लावर बना दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल पोजीशन फ्लावर की। और जबकि आप इस केस में देखिएगा, इस केस में क्या है, इस केस में अगर आप देखें कि जो मेन क्या है आपकी, जो मेन स्टेम दी गई है वो मेन स्टेम किस में एंड हो रही है, इट इज़ एंडिंग इन द फ्लावर, इट इज़ एंडिंग इन द फ्लावर। यहाँ पर देखिए मेन स्टेम में ये फ्लावर है, मेन स्टेम, ठीक है। और ये पहले तो मेन स्टेम क्या हुई, यहाँ पे ये पहले मेन स्टेम 3 में डिवाइड हो रही है, और यहाँ पर फिर तीनों स्टेम्स एंड हो रही हैं किस में, फ्लावर पे, दिस इज द फ्लावर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फ्लावर की पोजीशन कैसी हो जाती है, टर्मिनल हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेम हाइट दी हुई है। यहाँ पर देखिए छोटा पौधा है ड्वार्फ, एक ट्रेट हो गया ड्वार्फ, और दूसरा है यहाँ पर टॉल पौधा दिया हुआ है, टॉल। नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमने देखा अच्छे से 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। तो यहाँ पर ये कितने करेक्टर्स लिए हैं हमने, 1 करेक्टर, 2 करेक्टर, 3, उसके बाद में ये 4, देन 5, 6 एंड देन एक और होना चाहिए 7। तो ये 7 करेक्टर हैं, और 7 करेक्टर, हर एक करेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग क्या है, ट्रेट हैं, क्या है, इस तरीके से। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के कितने पेयर हो गए, 7 पेयर हो गए। और इनको किसने स्टडी किया था, इन्होंने, मेंडल ने। तो होपफुली यहाँ तक अच्छे से स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट क्या होते हैं ये भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।
तो वीडियो को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली ये पेज एनसीईआरटी बुक का आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है, जस्ट कमेंट मी इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ डाउट। टिल देन, थैंक यू सो मच।